हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर और नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पर केवल हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। और ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट, यूपीटेट और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के जिस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो उस राष्ट्रीय पार्क का नाम है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की, तो जो ये परियोजना है इसके तहत भारत में लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य या फिर बायो रिजर्व हैं जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट के तहत टाइगर्स को प्रिजर्व किया जाता है, टाइगर को सेव किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड राज्य में जो पहला प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था वो राजाजी राष्ट्रीय पार्क था। दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड के जिस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम आपको बताना है। यानी कि अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये पश्चिम है और ये पूरब है। तो अगर इसके पश्चिम से पूर्व की बात करें तो सबसे पहला है केदारनाथ, फिर है नंदा देवी, फिर है बिनसट और इसके बाद में है अस्कोट। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि के, एन, बी और ए। तो हमेशा आप देखें कि पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर के आता है, फिर एन आता है। तो इनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है केदारनाथ का, यानी केदारनाथ सबसे पहले होगा, फिर नंदा देवी, फिर बिनसट और इसके बाद अस्कोट। इस प्रकार से आपको याद हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। MSTRLPES शब्द कभी कभी समाचार पत्रों में दिखाई देते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से, यानी जितने भी बाघ अभयारण्य हैं उनका मेंटेनेंस, उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो यूज़ किया जाता है MS, इसके बाद TRIPES। फिर प्रश्न आता है कि हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से जिस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है, तो उस अभयारण्य का नाम है कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य। यानी कुछ शेर हैं और इनका जो प्राकृतिक आवास है वो गुजरात का है, तो इनको ट्रांसफ़र करने की बात कही जा रही है कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिक दृष्टिकोणों से पूर्वी घाट पश्चिम घाट के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक है वो क्या है? तो उस जगह का नाम है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, यानी कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगर हम इसकी बात करें तो ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, दोनों आपस में जहाँ पर जुड़ जाते हैं उस जगह को, जो ये जगह है उसको नाम दिया जाता है नीलगिरी। तो जो नीलगिरी है ये बेसिकली 3 राज्यों में जाता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो जो इसमें तमिलनाडु वाला क्षेत्र है इसी में स्थित है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, यानी ये टाइगर रिजर्व है जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों के बीच में एक जंक्शन का काम करता है। और यहीं पर स्थित है एक प्लेस आप लोगों ने सुना होगा, ऊटी, जो कि एक हिल स्टेशन है जिसका पूरा नाम है उडगमंडलम, तो वो भी यहीं पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीव प्रबंध योजना शुरू की है, तो ये 10 साल के लिए झारखंड सरकार ने शुरू किया है। फिर प्रश्न आता है कि महू आंडार अभयारण्य कहाँ है? तो ये पड़ता है झारखंड का एक जिला है जिसका नाम है लातेहार। फिर बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में एक प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र जो घिरे हैं वो घने जंगलों से घिरे हुए हैं। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए भी बनाया गया है? तो उनकी संख्या है लगभग 103। फिर बात आती है कि बाघ परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। अभी लास्ट ईयर 29 जुलाई को एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
पूरी दुनिया में टाइगर के लिए जो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है वो भारत है। तो जो बाघ परियोजना है ये उसी की वजह से हो पाया कि जो बाघ परियोजना 1973 में स्टार्ट की गई थी, उसके तहत लगातार भारत में बाघों की संख्या में परिवर्तन देखा गया है, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। फिर बात आती है प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, तो 1973 में स्टार्ट किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, यानी ये हेली राष्ट्रीय उद्यान था और आगे चलकर इसका नाम कर दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है। फिर प्रश्न आता है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है। पेरियार गेम अभयारण्य कहाँ है, तो ये जंगली हाथों के लिए फेमस है और जो पेरियार है ये पड़ता है केरला में। वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम पेरियार है जो इसके बीच से गुजरती है, इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है पेरियार। फिर बात आती है कि बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय एक क्षेत्र था बिहार में, लेकिन वर्तमान में क्षेत्र आ जाता है झारखंड में। फिर भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास यानी सबसे बड़ा टाइगर हैबिटेट कहाँ है, तो वो है आंध्र प्रदेश में। एशियाटिक बब्बर शेर यानी कि जो शेर होता है सफ़ेद, जिसका चेहरा होता है सफ़ेद कलर के बाल होते हैं जिसके चेहरे पर, जिसे बब्बर शेर कहा जाता है, तो ये कहाँ है, तो ये गिर है। अगर गिर की बात करें तो ये गिर पड़ता है गुजरात में। तो आपको इस तरीके से याद हो जाएगा कि गिर और गुजरात दोनों गा से शुरू हो रहे हैं। जो अरावली पर्वत है उसका कुछ भाग गुजरात में है और वहीं पर स्थित है ये गिर वन। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, जो राजस्थान में है, यहाँ पर किसका संरक्षण नहीं किया गया है, तो ध्यान रखेंगे शेर का संरक्षण नहीं हुआ है। ये भरतपुर पक्षी अभयारण्य है जो पक्षियों से संबंधित है, ना कि शेर से संबंधित है। फिर जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या होता है, तो ये आनुवांशिक विभिन्नता के कारण इसका नाम रख दिया जाता है जीवमंडल परिरक्षण क्षेत्र। भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिसमें यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विश्व संजाल में शामिल किया है, यानी कि जिसको वर्ल्ड हेरिटेज शामिल की, वर्ल्ड हेरिटेज में जिनको रखा गया है। तो इसको थोड़ा सा हम आपको बता दें कि भारत में अभी तक टोटल जो बायो रिजर्व हैं, जैव मंडल हैं, उनकी संख्या है 18। इन 18 बायोस्फीयर में से 10 ऐसे बायो रिजर्व हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल कर रखा है, जिनमें सबसे पहली जो हेरिटेज थी उनकी वो थी नीलगिरी पर्वत। तो इनमें से 10 ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं। फिर अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न जैव भंडारों में जो गारो पहाड़ियों से घिरा हुआ है उसका नाम है नौकरेक। नौकरेक मेघालय का एक अभयारण्य है जो खासी, गारो, जयंतिया, 3 पहाड़ियां हैं, खासी, गारो और जयंतिया, इनसे घिरा हुआ है और इसमें जो सबसे प्रमुख पहाड़ी है उसका नाम है गारो। फिर आता है कि नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है, तो वो उत्तराखंड में है। विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो नंदा देवी को बायो रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। भारत के जैवमंडल रिजर्व की सूची हाल ही में वर्ष 2009 में जोड़ा गया है। तो ये कोल्ड डेजर्ट शीत रेगिस्तान जो कि जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में है, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो ये लद्दाख में है। तो ये भारत का एक कोल्ड डेजर्ट है जिसका नाम है शीत रेगिस्तान। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित किससे की जाती है, तो किसी कानून के द्वारा, किसी विधान के द्वारा। वन्य प्राणी अभयारण्य में अनुमति होती है तो सीमित जीवी हस्तक्षेप की। तो अगर हम अभयारण्य को देखें तो अभयारण्य में एक बाउंड्री बनाई जाती है और वहीं तक इसमें इंटरफेरेंस किया जा सकता है। जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवन भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं होती है तो वो होता है राष्ट्रीय उद्यान। यानी अगर किसी भी एरिया को नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ पर रहने वाले जो स्थानीय लोग होते हैं वो उस एरिया से किसी भी प्रकार का कोई भी इकोनॉमिकल वर्क नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि
किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, जो कि फेमस है पक्षियों के संरक्षण के लिए। तो आप ये भी बात ध्यान रखेंगे। हाथी परियोजना शुरू की गई थी 1992 में। और अगर हम बात करें हाथी दिवस की, कि हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। जंगली गधों का जो अभयारण्य है वो गुजरात में है, और गुजरात की एक जगह है जिसका नाम है कच्छ। पूरी दुनिया में कच्छ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। एक सींग वाला जो गैंडा है वो काजीरंगा असम में पाया जाता है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये अपने उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है अपने उत्तर प्रदेश का। उद्धव पक्षी विहार ये साहिबगंज में है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य कहाँ है? तो वो एमपी में है, जिनकी संख्या है 10। इसके अलावा हमारे देश में एक यूटीज़ है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो उसमें भी 10 राष्ट्रीय उद्यान है। यानी अगर कभी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको ये ध्यान देना है कि यूटीज़ पूछ रहा है या स्टेट पूछ रहा है। अगर दोनों पूछता है तो दोनों सही है, दोनों में 10-10 हैं। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ यूपी, राजस्थान, एमपी और वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पर आंसर सही होता है एमपी का। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 9 अंडमान और निकोबार में है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट नहीं है, लेटेस्ट का हम अपडेट आपको दे दें, इनकी संख्या 10-10 हो चुकी है। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास क्या है? तो वो राजस्थान है, और राजस्थान में जो केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य है वो साइबेरियन सारस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा स्थान माना जाता है। सरिस्का और रणथंबोर ये बाघ के लिए फेमस है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का कहाँ है? तो ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसकी अगर देखें तो ये पक्षियों के लिए फेमस है, और जो सलीम अली हैं ये पक्षी वैज्ञानिक थे। इनको भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कहाँ है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है, और ये एमपी के शिवपुरी जिले में है। 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। फिर अगर देखें, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य एक लघु अभयारण्य है। ये कहाँ है? तो ये राजस्थान के बारां जिले में है। भारत का टाइगर रिजर्व जो मिजोरम में स्थित है तो उसका नाम है दम्फा, और ध्यान रखेंगे कि एक और है जिसका नाम है नामदफा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, यानी कोई ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो 2 राज्यों में है तो उसका नाम है पेंच। ये महाराष्ट्र और एमपी इन दोनों में आता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख बाघ अभयारण्य है जिसमें कान्हा है, रणथंबोर है, बांधवगढ़ है। काजीरंगा गैंडा के लिए फेमस है। असम में जो मानस है वो बाघों के लिए फेमस है। बस्तर क्षेत्र इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दांडेली अभयारण्य कर्नाटका में है। उत्तराखंड के 3 जिले देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, इन तीनों जिलों में फैला हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बात कर चुके हैं पहले, ये भरतपुर राजस्थान में है। फिर एक प्रश्न आता है, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमालय प्रदेश के मुल्लू क्षेत्र में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में, तथा वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जो वन राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में है। और अगर वन राष्ट्रीय उद्यान के सबसे फेमस की बात करें तो ये फेमस होता है सफ़ेद शेर के लिए, यानी कि वाइट लाइन के लिए। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क।
तो ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क। और इस पार्क में बहुत सारे गीज़र मिलते हैं जहाँ से पानी निकलता रहता है। सागरी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में है। ये भारत का सबसे बड़ा सागरीय बायो रिजर्व है। अगर इंडिया की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान सागरीय वाला है उसका नाम है मन्नार की खाड़ी। अदरवाइज जो भारत का सबसे बड़ा बायो रिजर्व है वो है कच्छ की खाड़ी वाला, जो जंगली गधों के लिए फेमस है। और अगर दुनिया के सबसे बड़े बायो रिजर्व की बात करें तो वो पड़ता है अंटार्कटिका पर। जो अंटार्कटिका है वहाँ पर एक बायो रिजर्व है जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशनिक बायो रिजर्व है। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था तो वो कंचनजंगा था, खांगजेंगजुंगा राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने के हवाई छाया क्षेत्र उपयुक्त हैं तो लघु पैमाने वाले हवाई छाया क्षेत्र यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि यह एक प्लवमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो वो है केबुल लामजाओ और ये पड़ता है मणिपुर में। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मणिपुर में जो ये केबुल लामजाओ है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंदर छोटे छोटे द्वीप हैं। द्वीप क्या कह सकते हो, घास के टीले हैं। और ये घास के जो टीले हैं ये हमेशा तैरते रहते हैं। और जो ये तैरने वाली प्रक्रिया है ये पूरी दुनिया में केवल एक जगह पर है जो मणिपुर में है। और तैरने वाला जो घास का मैदान है, जो तैरने वाले घास के जो टापू हैं इनको नाम दिया जाता है फूमडिस। तो बहुत बार पूछा जाता है कि फूमडिस क्या है, तो फूमडिस एक तैरने वाले द्वीप हैं, घास के टापू हैं। और इन्हीं टापुओं पर स्थित है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और केबुल लामजाओ जो फेमस है ये फेमस है संगाई हिरन के लिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि केबुल लामजाओ जो फेमस है ये फेमस है संगाई हिरन के लिए। पूरी दुनिया में केवल और केवल संगाई हिरण मणिपुर के केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में मिलते हैं। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मॉर्मॉन तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली किसने घोषित किया था, तो वो घोषित किया था महाराष्ट्र ने। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सदर्न बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसे राज्य तितली का दर्जा दिया है तो दिया है कर्नाटका ने। यानी सदर्न बर्ड विंग जो होती है ये भारत की सबसे बड़ी तितली है और एक कर्नाटका की राज्य तितली भी मानी जाती है। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी MAB की शुरुआत हुई थी 1971 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1971 में हुई थी। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थित घोषित किया था तो वो कहाँ है, तो वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन मन्नार की खाड़ी में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत का बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वो है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पड़ेगा मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र। मेघालय स्थित गारो खासी रेंज किसका भाग है, तो गारो पहाड़ियाँ का है। तो 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ। इस प्रकार से ये पहाड़ियाँ हैं मेघालय में। लोकटक झील भारत में ताजे पानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कहाँ है, ये मणिपुर में है। तो मणिपुर की ये झील है और इसे मणिपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। यानी जो लोकटक झील है ये मणिपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है और ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये पूर्वी हिमालय जैविक विविधता हॉटस्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। उसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का 16वां राष्ट्रीय उद्यान जो था शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है। 5 मौसमों का बाग कहाँ है, तो ये महरौली के समीप में है। समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या लगभग 3000 से 4000 के मध्य है। ये पूरी दुनिया का आंकड़ा है
और जिनमें भारत की संख्या आप देख सकते हैं कि 2226 है, यानी पूरी दुनिया में लगभग 3 से 4 हज़ार बाघ हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा जो बाघ है वो अपने देश में हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना बंद कर दिया है? तो उसका नाम है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये कर्नाटका में है, हाथी के लिए फेमस है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे रखा जाएगा? तो वो जगह है पालनुर कोनो। पालनुर कोनो कहाँ है? तो ये पड़ता है एमपी में। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है श्योपुर। फिर अगला प्रश्न है, लिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषता असम में पाए जाते हैं। हुलक गिबन, यानी ये एक छोटा सा जीव होता है हुलक गिबन, जो बेसिकली पाया जाता है असम में। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ होती है? तो ये है पश्चिमी घाट में। इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेर बाइकार्निस है। ये पक्षी का एक विशेष प्रकार का घोंसला है। वनों की कटाई होने से इस पक्षी का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, तो उस पक्षी का नाम है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से प्रश्न सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। और जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, इसका जो हैबिटेट प्लेस है, आवासीय स्थान है, वो है पश्चिमी घाट। भारत का पहला तितली उद्यान जिसका नाम था बन्नरघट्टा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला तितली उद्यान बन्नरघट्टा, ये जैविकी उद्यान है जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है जो कि उत्तराखंड में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जलप्रपात प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता दें कि अगर ये गंगा नदी है और गंगा से मिलने वाली जो सबसे पहली नदी है उसका नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी अपने उत्तर प्रदेश में कन्नौज में आकर के गंगा से मिल जाती है। तो जो ये राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको हेली के नाम से जाना जाता था, तो इसी के बीचों बीच से होकर के ये नदी गुजरती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसको जो जल प्राप्त होता है वो रामगंगा नदी से प्राप्त होता है। नेशनल पार्कों में से किसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो ये है नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। बुक्सा बाघ परियोजना कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य ये नेपाल में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रभावित होने वाली जो नदियां हैं उनमें एक तो रामगंगा जो भी मैंने आपको बताई थी, और दूसरी है कोसी नदी जिसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र, दिफलू, मोरा दिफलू एवं मोरा धनसिरी नदियाँ ये कहाँ से प्रभावित होती हैं? तो काजीरंगा से होकर के प्रभावित होती हैं। तो काजीरंगा ये है असम में, और असम से होकर ये सारी नदियाँ गुजरती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से ये सारी नदियाँ निकलेंगी। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो उसका नाम है कुंती पुझा। बहुत इंपॉर्टेंट है कुंती पुझा, बहुत बार पूछा जाता है कुंती पुझा के बारे में। तो कुंती पुझा जो है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरल में है, यहाँ से होकर गुजरती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर बायोडाइवर्सिटी है तो वो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में है। पंजाब प्रांत में व्यास और सतलज के संगम पर स्थित है हरिके आर्द्र भूमि। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, हिंट दे दें, बाकी ये चैप्टर तो ज्योग्राफी का है। हरिके बैराज भी बनाया गया है और हरिके वेटलैंड आर्द्र भूमि भी है। तो एक नदी है जिसका नाम है ब्यास, इस तरीके से, जो कि निकलती है ब्यास कुंड से, और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम होता है सतलज। तो इन दोनों नदियों का जो संगम होता है उस संगम का नाम है हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज पर एक नदी यहाँ से निकाली गई है, एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है केवला देवघना राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की जो झील है उसका नाम है कोलेरू झील। कोलेरू झील एशिया की सबसे बड़ी वेटलैंड वाला प्लेस है।
दलदली भूमि वाला स्थान है जिसका नाम है कोलेरू। ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी, तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि एक किस तरीके से दो नदियाँ आती हैं। तो एक नदी आ गई जिसका नाम है गोदावरी और इधर से एक नदी आ गई कृष्णा, तो दोनों जाकर के मिलती हैं आंध्र प्रदेश में, तो वहीं पर ये झील बन जाती है। भारत के सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, इसको कहाँ स्थापित किया गया है? तो कच्छ की खाड़ी में। अगर कच्छ की खाड़ी की बात करें तो जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसको कच्छ की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? तो उस जगह का नाम है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क जो कि केरला में है। मिनी काजीरंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ओरंग अभ्यारण्य जो कि असम में है। चिनार वन्यजीव विहार केरला में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो ये गुड़ग्राम में है जिसका नाम गुरुग्राम हो चुका है। तमिलनाडु का जो पक्षी विहार है उसका नाम है कारीकिली। किस देश ने उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो वो जगह है भूटान। भूटान कि अगर हम प्रतिशत की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर जो जंगल हैं वो भूटान में हैं। और वहाँ की एक परंपरा है कि जो वहाँ के प्रिंस होते हैं वो अपने जन्मदिन पर हमेशा वृक्षारोपण करते हैं, तो इस वजह से भूटान में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। विश्व का पहला बॉटनिकल उद्यान कहाँ है? तो ये क्यू इंग्लैंड में है। ध्यान रखेंगे क्यू इंग्लैंड में, दिस इज़ द फर्स्ट बॉटनिकल पार्क। और अगर हम भारत की बात करें कि भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल उद्यान कहाँ है, बॉटनिकल पार्क कहाँ है, वानस्पतिक उद्यान कहाँ है, तो वो अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ में है जिसका नाम है NBRI। ये भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल मैन एवं बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित किया गया, तो वो है श्रीलंका में। इसके बाद में जैवमंडल रिजर्व, उनके क्षेत्रफल और स्थापना वर्ष है, तो इसको हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे क्योंकि ये हम आपको मैप के साथ पढ़ाएंगे कि किसको कब जैवमंडल का दर्जा दिया गया।